नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम एकेडमी पर। आज हमारा टॉपिक है कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। देखिए, हम पियाजे का नैतिक विकास पढ़ चुके हैं, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास पढ़ चुके हैं। अब आ रही है कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की। देखिए, अगर आप लोग मेरे चैनल पर जुड़े रहेंगे तो आपका सीटेट पास होना 100% से भी ज़्यादा उम्मीद से भरा हुआ है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि एक्सपीरियंस काम नहीं आता। मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस ही लाइफ का सबसे बड़ा बेस है। अगर हम हर चीज़ में दूसरों का एक्सपीरियंस लेके चलते हैं, अगर आप मेरे एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाएंगे तो आपका भी सीटेट पास होना लाजमी है। चलिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हर साल 1 से 2% जरूर आते हैं इसके, ये तो फिक्स है। सीटेट में आएगा, हर 6 महीने में होने लगा है अब तो ध्यान रखिए, एक एक नंबर से ही आप 90 नंबर जोड़ पाएंगे। ये सबसे बड़ी लोगों की भूल होती है कि भाई नहीं छोड़ो, एक दो नंबर का आएगा छोड़ देंगे, लेकिन हमें हर टॉपिक कवर करना चाहिए। चलिए आगे शुरू करते हैं हम। इन्होंने जीन पियाजे के नैतिक सिद्धांत को रिफाइन किया था। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि उन्होंने जीन पियाजे ने पहले नैतिक सिद्धांत पर शोध किया, फिर उसके बाद उनके शोध को आगे बढ़ाया था। इन्होंने नैतिक विकास को सिद्धांत से समझने से पहले उन्होंने एक हाइंज नाम की एक कहानी बताई थी, उसको समझना जरूरी है। कोलबर्ग के अनुसार अगर हमने उसको नहीं समझा तो फिर नैतिक विकास का जो मामला है उन्हें हमें अजीब सा लगेगा। हाइंज की कहानी क्या है? देखिए, उन्होंने बच्चों को कहानी सुनाई, उसमें एक महत्वपूर्ण कहानी है। इसके अंदर ना एक हाइंज नाम का आदमी होता है, उसकी जो वाइफ है कैंसर से पीड़ित होती है, तो वह दवाई लेने के लिए हॉस्पिटल में केमिस्ट के पास जाता है। तो केमिस्ट के पास दवाई तो होती है, लेकिन वो उसे 10 गुना दाम पर बेचना चाहता है। जैसे अगर एग्जाम्पल पर तौर पे कहें, अगर दवा की कीमत 100 रुपये है तो वो 1000 रुपये में उस दवा को बेचना चाहता है। उसने उससे हाइंस को कहा कि 1000 रुपये दो और दवा ले जाओ। लेकिन अब हाइंस गरीब आदमी था, उसने बड़ी मुश्किल से उधार लेकर मेहनत करके अपनी जो भी पैसे जोड़े थे वह 500 रुपये ही जोड़ पाया था। उसने 500 रुपये देकर कहा कि भैया मुझे ये दवाई दे दो, बहुत ज़रूरी है। लेकिन केमिस्ट नहीं माना और उसने उसे भगा दिया। अब लास्ट में उसके पास चोरी करने का के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। अब वो वहां पर वापस जाता है, चोरी करता है और दवाई लाके अपनी वाइफ को दे देता है और उसकी वाइफ ठीक हो जाती है। ये तो एक कहानी थी। अब सवाल ये उठते हैं कि यहाँ पे गलत कौन था? क्या हाइंस का चोरी करना गलत था, या उसने चोरी करके सही किया क्योंकि उसकी चोरी करने के बाद उसकी वाइफ की जान बची? क्या चोरी करना किसी की जान बचाने से ज्यादा अच्छा होता है? क्या केमिस्ट ने अपना फायदा देखने के लिए दवाई को उसे नहीं दिया, उसे 10 गुना महंगे रेट पर बेचने की कोशिश की? तो काफी चीजें, इन सवालों का जवाब उन्होंने बच्चों से पूछा, तो उसी के हिसाब से नैतिकता का उन्होंने सिद्धांत अपना बनाया और उन्होंने इसके 3 लेवल दिए, जिसमें 6 स्टेज होती है। चलिए हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे उनके बारे में। पहला स्तर है पूर्व पारंपरिक स्तर। इसकी उम्र होती है 4 से 10 वर्ष। इस स्तर में बच्चे के अंदर कोई नैतिकता नहीं होती है, मतलब खुद की पर्सनल नहीं होती। वैसे वो नैतिकता शो करता है, किस आधार पर शो करता है? या तो वो बाहरी दबाव में है, मम्मी पापा टीचर या किसी बड़े के दबाव में, या फिर वो खुद का अपना फायदा नजर जहां आता है वहीं पर वो नैतिकता का भाव दिखाता है। चलिए देखते हैं। तो इस स्तर के आगे जाके जो स्टेज है, दंड पालन या आज्ञा पालन। बच्चा सोचता है अगर उस सजा दंड में मिली है तो काम गलत है, नहीं मिली तो सही है। बच्चों के डर से आज्ञा का पालन करता है, बड़ों के डर से। देखिए, इसमें पहली स्टेज में सीधा ही नाम से ही पता चल रहा है, दंड और आज्ञा पालन। अगर बच्चे को दंड मिला तो सोचेगा उसका जो काम किया वो बिल्कुल गलत है। अगर उसे दंड नहीं मिला तो सोचेगा
जो उसने काम किया है वो सही है। एक एग्जाम्पल हो रहा है, मुझे गृह गृह कार्य पूरा कर लेना चाहिए, नहीं तो शिक्षिका मुझे डांटेगी, मतलब टीचर मुझे डांटेगा। तो नैतिकता यहाँ पे टीचर की डांट पर टिकी हुई है। वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है, वो सिर्फ यही सोच रहा है कि टीचर डांटेगी। चलिए अब इसका दूसरा चरण, यांत्रिक सापेक्षतावादी अभिमुखता, जैसे को तैसा। इस चरण को टिट फॉर टैट चरण भी कहते हैं। बच्चा इसमें वही काम करता है जिसमें उसको खुद का फायदा नजर आता है। वो ऐसे काम नहीं करेगा नैतिकता के, वो अगर उसमें खुद को उसे कोई फायदा नजर आए, तो अगर आप उसको उसके कमर में खुजली कर रहे हैं तभी वो आपकी कमर में खुजली वापस करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ये एक एग्जाम्पल है, जैसे तुमने मेरी पेंसिल तोड़ी मैं तुम्हारी कॉपी फाड़ूंगा, तो मतलब वो टिट फॉर टैट कर रहा है। और इसमें अदला बदली भी कर सकता है बच्चा। राहुल ने मुझे चॉकलेट दी इसलिए मैंने उसे अपने खिलौने से खेलने दिया। इसमें बच्चे का खुद का स्वार्थ है और उसने अपनी चीजें अदला बदली की है। अब आ जाते हैं दूसरे स्तर पर, सेकंड लेवल पर, पारंपरिक स्तर। वर्ष 10 वर्ष से 13 वर्ष इसकी उम्र होती है पारंपरिक स्तर की। इस स्तर में बच्चा समाज के नियमों, परंपराओं और दूसरे के मुताबिक सही गलत का फैसला करता है। वह समाज में स्वीकृत होना चाहता है, मतलब वो समाज में जो नियम कानून बने हैं ना उनके अनुसार ही रहना चाहता है। इस वाले लेवल 2 पर 2 स्टेज दी गई है, जिसका ये थर्ड है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की। इसमें बच्चा अच्छा बच्चा बनना चाहता है, अच्छा लड़का अच्छा लड़की, ताकि दूसरे लोग उसकी तारीफ करें। इसमें दूसरों से स्वीकृति पाने की चाह होती है, मतलब दूसरे लोग उसे अच्छा बताएं। एक लड़की दादी के कहने पर घर का काम इसलिए करती है ताकि दादी कहे मेरी बच्ची कितनी सुशील और अच्छी है। तो बात आ गई है कि दूसरे की स्वीकृति ले रहा है कि दूसरा उसे ये बात कहेगा। कानून और व्यवस्था अभिमुखता, लॉ एंड ऑर्डर। बच्चा सोचता है समाज के नियम सबके लिए बराबर है, उन्हें किसी भी कीमत पर तोड़ना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो, नियम ही सब कुछ है। नियम ही सब कुछ है। बच्चे को ये लगता है कि जो नियम के, जो समाज के नियम बने हुए हैं किसी कीमत पर नहीं टूटने चाहिए। देखिए एग्जांपल तौर पर, हमें रेड लाइट पर रुकना चाहिए क्योंकि अगर रेड लाइट तोड़ेंगे तो दुर्घटना हो जाएगी, कानून टूटेगा। तो बच्चा यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि हाइंज को चोरी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि चोरी करना कानून के खिलाफ है। तो अलग अलग स्टेज पे बच्चा अलग अलग तरीके से सोचता है, नैतिकता के उसके अलग अलग नियम होते हैं। चलिए अब बात करते हैं स्टेज 3 की, उत्तर पारंपरिक अवस्था, 13 वर्ष से ऊपर। ये इसमें ये नैतिकता के सबसे उच्च स्तर पर होती है। व्यक्ति समाज के नियमों से उठकर खुद के सिद्धांतों और मानवता पर फैसला लेता है। देखिए नैतिकता का ये सबसे ऊंचा स्तर है, तो इसके अंदर आपको पता है कि वो नैतिकता के समाज के नियमों से ऊपर उठ गए। अगर वो समाज के नियम अगर तोड़ने भी पड़े किस उसके लिए, तो वो तोड़ सकता है, क्योंकि अब उम्र 13 वर्ष से ऊपर हो गई है, उसके सोचने समझने की तर्क वितर्क की शक्ति उसमें आ गई है। चलिए सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट। व्यक्ति सोचता है कानून और नियम समाज कल्याण के लिए बने हैं। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान हो रहा है तो उसे आपसी सहमति के अनुसार बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए कानून चोरी करने से रोकता है, लेकिन अगर किसी की जान बचाने के लिए दवाई चुरानी पड़े तो जान बचाना कानून से ज्यादा, ऐसे नियमों को बदला जा सकता है। देखिए पहले में वो समाज के जो नियमों को पूरा मान रहा था कि भाई कंप्लीट होने जरूरी है, उनको मानना ही जरूरी है, लेकिन अब वो उन नियमों से थोड़ा सा ऊपर उठना चाहता है। अब मान लो जैसे अब उसकी वाइफ की जान खतरे में थी, उसने दवाई चुराई,
तो उन्होंने कहा कि चोरी किसी की जान से बढ़ के नहीं हो सकती, तो इसलिए चोरी को माफ कर सकते हैं हम किसी की जान बचाने के लिए। तो कानून को ऐसे नियम बदल देने चाहिए, अगर किसी की जान चोरी इसलिए की गई है तो किसी की जान बच जाए, तो ऐसे नियमों को पालन करना चाहिए। अगला, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता, यूनिवर्सल नैतिकता का सर्वोच्च चरण है। यहाँ व्यक्ति अपनी जान की परवाह किए बिना पूरी मानवता के कल्याण के लिए सोचता है, जैसे महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, भगत सिंह। देखिए ये तो हमें इसकी वो पढ़ के ही पता चल गया, सार्वभौमिक मतलब सबसे ज्यादा मतलब नैतिकता का विचार इसमें होता है। आदमी पर्सनली नहीं सोच रहा है उसमें, तो चलो अपनी वाइफ के, स्पेशल वाइफ के बारे में चोरी कर के लिए ही, दवाई खरीदने के लिए ही चोरी की थी उसने, लेकिन यहाँ पूरे समाज की बात आ रही है, पूरी मानवता कल्याण की बात आ रही है। उदाहरण, अगर मुझे किसी बेगुनाह की जान बचाने के लिए खुद जेल जाना पड़े या फांसी पर लटकना पड़े तो मैं तैयार हूं, क्योंकि मानव जीवन का मूल्य किसी भी चीज से ऊपर है। देखिए यहाँ पे पर्सनल खुद को प्रॉब्लम हो रही है उससे मतलब नहीं है, यहाँ पूरे समाज की बात को वो ले रहा है। देखिए स्टेज अलग अलग बांटी गई है, उनकी एज आपको याद रखनी है। पहली पूर्व पारंपरिक स्तर जिसकी एज होती है 4 से 10 वर्ष। दूसरा है पारंपरिक स्तर जिसकी एज होती है 10 से 13 वर्ष। और जिसकी तीसरी उत्तर पारंपरिक स्तर जिसकी उम्र 13 वर्ष से ऊपर होती है। कोलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना, सीटेट में इसकी आलोचना हर बार प्रश्न पूछ आता है। इसकी सबसे बड़ी आलोचना कैरोन गिलिगन, देखिए नाम जरूर याद रखना पड़ेगा आपको, ये उन्हीं की छात्रा थी, मतलब उन्हीं की स्टूडेंट थी। कैरोल गिलिगन ने उनकी आलोचना की, क्योंकि उसके कारण अभी जानते हैं, लैंगिक पक्षपात। देखिए उन्होंने ये जो सिद्धांत है वो लड़कों और पुरुषों पर आधारित करके बनाया था। उन्होंने जो महिला समाज को मतलब एक तरह से नेग्लेक्ट कर दिया था। ठीक है, नैतिकता तो उनमें भी होती है, तो उनको जरूर उन्होंने शामिल करना चाहिए था, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया, तो इसलिए उनकी छात्रा ने इस बात पे आवाज उठाई और उनकी आलोचना की। चलिए आगे देखते हैं, सांस्कृतिक पक्षपात। यह सिद्धांत पश्चिमी संस्कृति के हिसाब से बनाया गया है। इन्होंने देखिए हर संस्कृति को ध्यान नहीं दिया कि भाई हर संस्कृति की नैतिकता का स्तर अलग अलग हो सकता है, पैमाना अलग अलग हो सकता है भाई। और एक लास्ट है काल्पनिक स्थिति है। जो कहानी हाइंस की बताई है वो एक काल्पनिक थी, वास्तविक जीवन में लोग अलग तरह का व्यवहार भी कर सकते हैं। सही बात है, अगर किसी के सामने अगर ऐसी सिचुएशन आ सकती है, वो एक कुछ अलग तरीके से भी अपने विचार या सोच रख सकता है, अलग तरीके से क्या पता दवाई प्राप्त करता है। तो ये काल्पनिक है। इसमें सबसे मेन बात है आपको याद रखने की कि किसने आलोचना की। कैरोन गिलिगन जो उनकी छात्रा थी। दूसरा, उन्होंने लैंगिक पक्षपात किया, महिलाओं को इसमें शामिल नहीं किया शोध में। दूसरा, पश्चिमी संस्कृति पर ही उन्होंने अपना सिद्धांत रखा, ना कि पूर्वी संस्कृति की तरफ ध्यान दिया। और रियल लाइफ में ऐसी जो सिचुएशन बनती है तो क्या पता आदमी कैसे रिएक्ट करता। चलिए हमारे लिए जो मेन की चीज है, सीटेट के पिछले वर्षों में प्रश्न आए इसके मैंने इसमें शामिल किए हैं, ताकि आप लोग समझ पाए कि जो मैंने अब पढ़ा है वो हमारी सीटेट के मुताबिक है भी या नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। पूजा अपने दोस्तों से कहती है हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए, नहीं तो शिक्षिका हमें बाहर खेलने नहीं जाने देगी। पूजा कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में? बात आपकी सही है। यांत्रिक सापेक्षतावादी नहीं। दंड पालन, देखिए देखने से ही लग रहा है कि अगर खेलने बाहर नहीं जाने देगी तो दंड पालन की बात हो रही है। हो सकता है जो टीचर है उन्हें आगे उनका आज्ञा पालन नहीं करने पर उन्हें दंड दे भी सकती है। अच्छा लड़का अच्छा लड़की, तो यहाँ पे पूरी क्लास की बात हो रही है, तो ये नहीं। कानून व्यवस्था देखिए बच्चों के लिए इतना लागू ऐसी बात गई ही नहीं है।
तो सीधा दिख रहा है, इसमें टीचर बाहर नहीं जाने दे रही है, तो इसका जो आंसर होगा दंड पालन और आज्ञा अभिमुखता वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर देखिए, मैंने यहाँ पे है दंड पालन अभिमुखता, क्योंकि पूजा डांट या सजा खेलने न देने के डर से नियम का पालन कर रही है। सही बात है। अगला क्वेश्चन, कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत की मुख्य आलोचना क्या थी? मुख्य आलोचना देखिए, उन्होंने बच्चों के साथ वास्तविक प्रयोग नहीं किए, लेकिन प्रयोग तो उन्होंने किए। उन्होंने नैतिक विकास के चरणों को स्पष्ट नहीं किया, स्पष्ट किया है। ये पहला गलत, सॉरी ये पहला कट गया, दूसरा कट गया। उन्होंने नैतिक विकास की संस्कृति की भूमिका को बढ़ाकर दिखाया, लेकिन उन्होंने एक संस्कृति कर बढ़ा बढ़कर ऐसा कुछ नहीं दिखाया। उन्होंने नैतिक तार्किकता में नारीवाद को के परिप्रेक्ष्य की उपेक्षा की, ये बात सही है। उन्होंने नारीवाद को इसमें स्थान नहीं दिया। जेंडर बायस, नारीवाद दृष्टिकोण के अनदेखें किया था। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कानून और नियम तब तक सही हैं जब तक वे मानव अधिकारों और जान की रक्षा करते हैं। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें बदला जा सकता है। कोलबर्ग के मुताबिक यह विचार किस चरण में है? देखिए पहले चरण के अंदर तो नहीं है, क्योंकि नैतिकता बाहर से आती है, बच्चा दबाव में रहता है। दूसरे चरण में वो समाज के नियमों में बंधा रहता है। तो ये तीसरे चरण की बात हो रही है। तीसरे चरण में या तो फिर सार्वभौमिक तो तब होगा जब बच्चा पूरे मानवता की सोच रहा है, या नियमों को बदलने की बात आ रही है, पूरी तरह वो नहीं। तो इसमें हमारा जो लेवल है वो तो थर्ड रहेगा, लेकिन स्टेज देखना पड़ेगा। सामाजिक अनुबंधन, तो ये समाज के अनुबंधन की बात कर रहा है, सोशल। तो पहला ही ऑप्शन इसके अंदर हमारा ठीक रहेगा। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना नहीं। सार्वभौमिक नैतिकरण, ये थोड़ा और आगे की बात हो जाती है। अच्छा लड़की लड़की की कोई बात ही नहीं है। चलिए सामाजिक अनुबंधन, क्योंकि यहाँ नियम बदलने की बात हो रही है जो मानव अधिकारों के खिलाफ। अगर नियम वो किसी कीमत पर नए बदलने की बात होती तो उत्तर दो होता। देखिए ये बात उन्होंने एक और इसमें मैंने जोड़ दी है। अगर नियम नए बदलने की बात होती तो वही 10 से 13 वर्ष वाली सेकंड लेवल की बात हो जाती, जिसमें बच्चा समाज के जो नियमों को नहीं बदलना नहीं है किसी भी कीमत पर। चलिए थैंक यू फॉर वाचिंग, प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। टीचिंग एग्जाम एकेडमी देखिए आपके साथ है, बिल्कुल आपको सीटेट क्लियर करवाने की पूरी दिन रात कोशिश कर रहे हैं। देखिए अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, या मतलब कोई भी मेरा पढ़ाई हुई कोई भी जहाँ पे आपको रुकावट महसूस हो रही, तो मुझे पर्सनली आप मेरी वीडियो में मैसेज करिए, तो मैं आपको उस बात को क्लियर करूँगा। और जब मैं लाइव आने लगूंगा तब मैं आपकी ये पूरी बातें बिल्कुल एक एक बात क्लियर करूँगा। सीटेट में आप अगर मेरे साथ जुड़े हैं तो बिल्कुल कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको, आप आराम से पास हो जाएंगे। बस कोशिश करिए, थोड़ा बहुत आप खुद से पढ़िए, और बाकी मैं आपकी हेल्प करवा ही रहा हूँ। इतने करीब से हम सीटेट को पढ़ेंगे कि आपको लगेगा ही नहीं आप 90 नंबर के लिए पढ़ रहे हैं, आप पूरा उसे टॉप करने के हिसाब से कर रहे हैं। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। मैं जल्दी ही अगली वीडियो में आपके साथ जुड़ता हूँ। सभी को धन्यवाद।